नमस्कार, इंडी न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। देश में आगामी लोकसभा चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ऑल इंडिया सेंटर काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के महासचिव अभिषेक। आइए जानते हैं इस दौरान उन्होंने क्या बताया। देखिए, अगर हम बात करें जो पिछले 10 साल इस देश ने देखे हैं तो निश्चित तौर पे ये कोई अतिशयोक्ति नहीं अगर हम कहें कि ये डिज़ास्टरस हैं, बहुत ही ख़राब रहे हैं वर्किंग क्लास के लिए, खासकर जो मज़दूर वर्ग है उसके लिए। अभी हाल फिलहाल में जो हम देखेंगे आईलोक रिपोर्ट वगैरह आई है बेरोज़गारी के ऊपर, उसमें क्लियर कट दिख रहा है कि देश में जो 94-95% जो मज़दूर है वो इनफॉर्मल सेक्टर का मज़दूर है और लगातार उसकी हालत ख़राब होते जा रही है। ये मोदी सरकार के आने के बाद से जो कुछ चीज़ें इन्होंने शुरुआती दौर में ही की, उसमें जो 44 श्रम कानून थे जो इस देश के मज़दूरों ने लड़के जीते थे, उन 44 श्रम कानून को इन्होंने ख़त्म किया। उसके जगह 4 लेबर कोड लेके आए, जिनमें साफ़ तौर पे दिखाई देता है कि ये सारों जो नए जो लेबर कोड हैं ये मज़दूरों के ख़िलाफ़ हैं। इनमें ऐसे ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि पहले नहीं हुआ करते थे। मज़दूरों से उनका जो बेसिक अधिकार जो है, यहाँ तक कि मिनिमम वेज तक की बात को सरकार जो है सब नकार रही है और जो मज़दूर यूनियनें हैं उनके साथ बातचीत बिल्कुल ख़त्म है। तेज़ी से जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका निजीकरण हो रहा है। हम देख रहे हैं कि रेलवे के अंदर निजीकरण ठेला जा रहा है। जो तमाम महारत्न पीएसयू हैं, नवरत्न पीएसयू हैं, उनका निजीकरण हो रहा है। कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन हो रहा है भारी मान। हमको पता है कि 30 लाख के आसपास सरकारी वैकेंसियाँ खाली हैं, लेकिन उनमें बहाली करने की जगह पोस्ट को सरेंडर कर दिया जा रहा है और आउटसोर्स पे कर्मचारियों को लिया जा रहा है, जहाँ उनका शोषण और तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी बीजेपी के मैनिफेस्टो को देखें तो उस पर एक बात लगातार जो कह रहे हैं वो कि जो पिछले 10 साल की रणनीतियाँ उन्हीं को हम और आगे बढ़ाएंगे, मोदी जी सारी गारंटी लेंगे। तो अगर मज़दूर वर्ग के नज़रिए से देखा जाए तो ये बात साफ़ है कि अगर ये सरकार दोबारा आती है मोदी जी की तो निश्चित तौर पर आगे मज़दूरों के लिए और मुश्किल दौर होगा, गरीब वर्ग के लिए और मुश्किल। जी, आपका कौन सा संसदीय क्षेत्र पड़ता है? ये उत्तरी पश्चिमी है ना, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से 2 बार के सांसद मनोज तिवारी और कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार। तो जी, 2 बार के सांसद मनोज तिवारी जी ने वहाँ पर क्या कार्य करा है उसको लेकर जी बता दीजिए। क्या कार्य करा है वो तो कार्य दिखाई दे तब तो फिर कोई आदमी बताए कि क्या कार्य करा है। अगर आप संत नगर बुराड़ी की बात करें जहाँ हम लोग रहते हैं, आप देखिएगा बहुसंख्या आबादी दिल्ली में अलग अलग जगह पे काम करने वाले लोग ही है, सरकारी कर्मचारी है। भारी मात्रा में जो माइग्रेंट वर्कर है वो वहाँ रहते हैं, उत्तराखंड, बिहार, यूपी इसके वर्कर रहते हैं। स्थिति ऐसी है कि आप बाईपास से अगर संत नगर में जाते हैं तो रोड में 1-1 घंटे का जाम होता है मात्र कुछ किलोमीटर के लिए। और जो बेसिक सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं, आप संत नगर बुराड़ी में जाएंगे, आपको अगर टहलने के लिए पार्क खोजना होगा वो पार्क भी आपको नहीं मिलेगा। पानी की ये हालत है कि 2 दिन में 1 घंटे के लिए पानी आएगा और उसमें ही आपको काम चलाना है। तो बिल्कुल मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनका लैक है और कोई एक तरीके से कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप हो एमपी का, ऐसा तो दिखाई नहीं देता। जी, जो केंद्र सरकार में इस समय जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो बोलती है कि दिन प्रतिदिन हम लोग जनता के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, तो इसको लेकर जी आपका क्या कहना है? वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, सरकार में रहेंगे तो ये तो नहीं कहेंगे हमने ख़राब काम किया। लेकिन अगर आप आम जनता से पूछे, खासकर जो मेहनत मजदूरी करने वाली जनता है, तो वो एक बिल्कुल सटीक जवाब देगी आपको कि भाई दाल, तेल, पेट्रोल, एलपीजी सबका दाम तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन उनका जो वेतन है, जो उनका रोज़गार है, उसमें लगातार एक गिरावट है। रोज़गार के दिन कम हुए हैं। अगर आप असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों की बात करें तो उनके रोज़गार के दिन कम हुए हैं, उनका वेतन कम हुआ है। हाँ, तो निश्चित तौर पे ये सरकारी दावे हैं और लेकिन इनमें कोई भी सच नहीं है। सर, जैसा कि आपने बताया आप कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को रिप्रेजेंट कर रहे हो इस समय जी, उस जैसा कि देखा जाता है कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर की बहुत बार ना सैलरी रुक जाती है, तो उसको लेकर आप सरकार से क्या मांग करते हो कि अगर वो पता? देखिए, इस देश के अंदर पहले से कानून है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को लेकर के। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एबोलिशन रेगुलेशन एक्ट है। उसमें साफ़ तौर पे बात कही गई है कि अगर किसी संस्थान में 240 दिन से ऊपर कोई मज़दूर काम करता है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखना है। देश की संसद से पास हुआ कानून है। अगर सरकार सच में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए चिंतित होती या ज़रा भी सोचती तो पहला काम करती कि उस कानून को लागू करती, सख्ती से लागू करवाती। लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने आने के साथ उस कानून को संसद के अंदर ख़त्म किया, क्लारा को एबॉलिश किया गया, उसकी जगह नया श्रम कोड आया।
तो निश्चित तौर पे तो ऊपर से दिख रहा है कि जब कानून था तब ये हालत थी, अब ये सरकार कह रही कानून की भी ज़रूरत नहीं है। अब देखेंगे नए जो कानून ये लाए हैं संसद में, उसमें ऐसे नियम हैं। पहले क्या होता था, अगर किसी संस्थान में कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम कर रहा है, सपोज़ कीजिए उसके ठेकेदार ने पेमेंट नहीं किया, तो जो प्रधान रोजगारदाता है, जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, उसकी जिम्मेदारी होती थी पुराने कानून में कि अगर कॉन्ट्रैक्टर भागता है तो आप पेमेंट करेंगे। और जो नया कानून है उसमें प्रधान रोजगारदाता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, यानी अगर ठेकेदार पैसे लेके भाग जाए तो कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आप केंद्रीय सरकार के किसी भी संस्थान में चले जाइए, आप देखिए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर क्या, आप बाकी संस्थान छोड़ दीजिए, आप श्रम मंत्रालय चले जाइए, श्रम मंत्रालय के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर लग रहे हैं उनको भी घूस देना पड़ रहा है। ये वहाँ की हालत है। ये सच्चाई है कि भी कुछ दिनों पहले श्रम मंत्रालय के बाहर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर धरने पे बैठे, क्योंकि कई साल से लगे हुए थे, नया कॉन्ट्रैक्टर है उसने पैसे मांगे। तो जी आपके अनुसार अभी कितने कर्मचारी अभी सरकारी संस्थान में कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर में काम कर रहे होंगे? देखिए आंकड़ा तो दे पाना मुश्किल है, अगर आप संख्या की बात कर रहे हैं तो संख्या, लेकिन ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी संस्थान नहीं बची जहाँ 50% से ऊपर जो है सो कामकाज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर नहीं चला रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के थ्रू ऐसे तो देखा जाए तो लोगों को रोज़गार मिल रहा है, क्योंकि सरकारी नौकरी अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो सरकारी संस्थान में काम करने का उन्हें मौका मिल रहा है। नहीं, रोज़गार आदमी चाहता है, रोज़गार कुछ कारण से चाहता है। अब ये प्रधानमंत्री की बात माने तो पकौड़ा बेचना भी रोज़गार ही है ना। अब रोज़गार की बात करता है आदमी तो उसमें एक सामाजिक सुरक्षा की बात करता है, एक इस चीज़ की बात करता है कि भाई हमारा रोज़गार है। रोज़गार मतलब एक गारंटी है कि भाई मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, नियम से पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ तो मुझे वेतन मिलेगा, मुझे नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, मेरे साथ गलत नहीं होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी को अगर आप रोज़गार कहने लगे तो आप किसी भी नौकरी को रोज़गार कह सकते हैं। जब सरकार के पास खाली पोस्ट है तो आप परमानेंट बहाली करने की जगह आप कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों ले रहे हैं? और जब कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हैं तो जो पुराने कानून हैं उनको आप मान नहीं रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को जब मन तब निकाल दिया जाता है, नए ठेकेदार आते हैं, आप उनसे पैसे मांगते हैं। 12-12, 15-15, 20-20 साल से लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। तो देश में 4 जून को जो सरकार बनेगी उनसे आप क्या मांग करोगे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्करों के लिए? निश्चित तौर पे ये मांग है, ये जो केंद्रीय ट्रेड यूनियंस है उनके भी चार्टर में गया है कि भाई एक तो एक ठेकेदारी प्रथा पे रोक लगे, परमानेंट बहाली, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर पहले से काम कर रहे हैं उनको उसी जगह परमानेंट किया जाए। हाँ, समान काम समान वेतन लागू किया जाए। ऐसा ना हो कि एक ही संस्थान पे 2 कर्मचारी काम कर रहे हैं, एक परमानेंट है एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो एक की सैलरी कम है और एक की सैलरी ज़्यादा है, ऐसा नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट का इसमें कई सारा ऑर्डर आया है। मान लीजिए पहले भी जगदीश सिंह का एक केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कट कहा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनको परमानेंट वर्कर्स के बराबर वेतन मिलना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि अभी तक इस तरह की कोई पहलकदमी तो कहीं दिखाई नहीं दे। परमानेंट वर्कर और कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर, जो सुविधा परमानेंट वर्कर को मिलती है और क्या वो सुविधा कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को नहीं? आज के डेट में तो परमानेंट वर्कर को भी कोई सुविधा नहीं मिल रही है। उनके आप देखिए कि इस देश के अंदर कोई सबसे बड़े आंदोलन हो रहे हैं, पेंशन की मांग पे हो रहे हैं, पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर के हो रहे हैं। आप रेलवे कर्मचारियों की बात कीजिए, आप कोच फैक्ट्री में चल जाइए। मोदी जी गए थे DLW वाराणसी में, वहाँ उन्होंने वादा किया था कि भाई हम लोग कॉर्पोरेटाइजेशन, निगमीकरण नहीं करेंगे रेलवे की कोच फैक्ट्रियों का, लेकिन कोच फैक्ट्रियों का निगमीकरण उन्होंने कर दिया। कर्मचारियों के बीच में खड़े होकर उन्होंने जो वादा किया उसको साफ उस तौर पे उससे वो मुकर गए। तो ऐसा नहीं है कि परमानेंट कर्मचारी, अगर किसी केंद्रीय की सरकार की संस्था में जहां मान लीजिए इतनी सारी रिक्तियां हैं तो निश्चित तौर पे परमानेंट कर्मचारी के ऊपर वर्कलोड भी तो बढ़ रहा है, वर्कलोड बढ़ रहा है। और साथ में हम देखेंगे कि सरकार की तरफ से लगातार एक चीज़ें हो रही हैं कि परमानेंट कर्मचारी भी अगर यूनियन बना करके या फिर जो भी उनके पास एक फोरम है सरकार से कुछ मांग उठाने की कोशिश करते हो, सरकार कोई नेगोशिएशन टेबल पे नहीं आ रही है। कर्मचारी की मांग सुन के उनसे एक नेगोशिएशन करने के लिए तैयार नहीं आ